17 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में प्रगति यादव नाम की एक लड़की अपनी शादी के बाद खुशी से रील बनाते हुए नजर आ रही है। इस खुशी की सबसे बड़ी वजह था उसका 3 साल पुराना प्यार दिलीप सिंह यादव, जिससे उसने मात्र 12 दिन पहले यानी 5 मार्च 2025 को लव मैरिज की थी। यह खुशी इसलिए भी खास थी क्योंकि दोनों ने अपने अपने परिवारों को बहुत मेहनत और समझाइश के बाद इस रिश्ते के लिए राजी किया था। शादी के महज 3 दिन के भीतर ही प्रगति ने ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। दिलीप के घर में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इन खुशियों के पीछे पीछे एक मातम भी दबे पांव दाखिल हो चुका था। 19 मार्च 2025 को औरैया के दिव्यापुर में रहने वाले दिलीप की शादी को सिर्फ 14 दिन ही हुए थे। होली का त्योहार मनाने के बाद वह अपने काम पर लौट गया था। दिन भर के काम निपटाने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुका, जहां से उसने अपने बड़े भाई संदीप और पत्नी प्रगति को कॉल करके बताया कि उसका बेला गांव में काम खत्म हो गया है और अब वह वापस घर लौट रहा है। यह कॉल उसने दोपहर में बेला गांव से की थी और वह अपने घर दिव्यापुर से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर था, यानी वो घर से मात्र 40 से 50 मिनट की दूरी पर था। लेकिन देर शाम तक जब दिलीप घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी लोकेशन जानने के लिए कॉल किया, पर उसकी कॉल नहीं लगी। पहले तो सभी ने सोचा कि शायद किसी जरूरी काम की वजह से दिलीप कहीं रुक गया होगा, लेकिन जब देर रात तक भी ना वो घर लौटा और ना ही उसकी कोई कॉल आई तो परिवार वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। एक बार फिर सभी ने उसे कॉल किया और इस बार कॉल उठी, मगर फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी। दिलीप के फोन से यह कॉल औरैया पुलिस उठा रही थी, जिसने उन्हें बताया कि दिलीप बुरी तरह घायल है और अस्पताल में भर्ती है। जो इंसान कुछ घंटे पहले तक सही सलामत था, उसके बारे में ऐसी खबर किसी के लिए भी गहरा सदमा बन सकती थी। खुद को संभालते हुए पूरा परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां दिलीप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसे इस हालत में देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। साथ ही वे इस बात को लेकर भी परेशान थे कि दिलीप की इस हालत की जानकारी अपनी बहू प्रगति को कैसे दें। बहुत सोचने के बाद भारी मन और हिम्मत के साथ उन्होंने प्रगति के परिवार वालों को इस हादसे के बारे में बताया। जैसे ही यह खबर प्रगति तक पहुंची, उसके ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके घर वाले उसे संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे प्रगति को अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ दिलीप भर्ती था। अस्पताल में दिलीप को इस हालत में देखकर प्रगति बुरी तरह फूट फूट कर रो पड़ी। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि वहाँ मौजूद अनजान लोग भी गमगीन हो उठे, लेकिन किस्मत ने अपना खेल खेल दिया था। समय के साथ दिलीप की हालत और बिगड़ती गई। 2 दिन तक वो जिंदगी से जंग लड़ता रहा। लड़ते लड़ते आखिरकार दिलीप मौत के मुंह में समा गया। महज 14 दिन पहले हुई शादी की खुशी को परिवार ठीक से जी भी नहीं पाया था कि एक दर्दनाक हादसे ने उस माहौल को मातम में बदल दिया। लेकिन उस समय किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि दिलीप की मौत एक आम हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। जब दिलीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें हुए खुलासों ने सबकी आंखें खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप के सिर पर इतने गहरे वार किए गए थे कि उसकी खोपड़ी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई थी। यही नहीं, इन वारों के बाद उसके सिर के पीछे से गोली भी मारी गई थी। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे साफ हो गया था कि ये कोई साधारण लूटपाट नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी और इस साजिश के तार उस शख्स से जुड़े थे जो खुद उसी परिवार का हिस्सा था। एंड यू आर वॉचिंग द शॉकिंग केस ऑफ औरैया मर्डर। औरैया जिले का रहने वाला 21 साल का दिलीप सिंह यादव अपने 3 भाइयों संदीप, अक्षय और सचिन के साथ मिलकर अपने पिता सुमेर सिंह यादव के शुरू किए हुए हाइड्रा और कैन क्रेन के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। सुमेर सिंह यादव के पास 12 हाइड्रा मशीनें और 10 कैन थीं और उनका काम उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में फैला हुआ था। आर्थिक रूप से समृद्ध यह परिवार अब खुशियों के रंग में भी रंगने वाला था, क्योंकि 5 मार्च 2025 को दिलीप की शादी फफूंद की रहने वाली प्रगति यादव से होने जा रही थी। 12वीं तक पढ़ी प्रगति यादव कोई अनजान लड़की नहीं थी, बल्कि दिलीप के बड़े भाई संदीप की साली थी, जिसके साथ दिलीप पिछले 3 साल से रिलेशन
रिलेशनशिप में था। हालांकि इस शादी के लिए परिवार को मनाना आसान नहीं था। दिलीप को अपने परिवार की मंजूरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि शुरुआत में उन्हें इस रिश्ते की जानकारी ही नहीं थी। जब परिवार को दिलीप और प्रगति के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि एक ही परिवार की दो बेटियां उनके घर में बहू बने, क्योंकि पहले दिलीप के परिवार को इस रिश्ते की कोई भनक नहीं थी, इसलिए वे उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। लेकिन जब उन्हें दिलीप और प्रगति के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार की दो बेटियां उनके घर में बहू बनकर आएं। मगर प्रगति ने दिलीप से साफ कह दिया था कि चाहे जो भी हो वह शादी करेगी तो सिर्फ उसी से, और दिलीप भी यही चाहता था। आखिरकार दोनों की जिद के आगे परिवार वालों को झुकना पड़ा और उनकी खुशी की खातिर वे इस शादी के लिए राजी हो गए। फाइनली 5 मार्च 2025 को दिलीप और प्रगति की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। इस शादी से प्रगति और दिलीप दोनों बहुत खुश थे और प्रगति ने अपने प्यार और व्यवहार से 3 ही दिन में घर में सबका दिल जीत लिया था। पूरा परिवार दोनों के लिए बेहद खुश था। लेकिन जो कुछ आगे होने वाला था वह शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी के चौथे दिन यानी 9 मार्च 2025 को प्रगति अपने मायके चली जाती है। वहीं दिलीप अपने परिवार के साथ होली का त्योहार मनाकर 19 मार्च को काम पर लौट जाता है। दिलीप बेला गांव में अपने सारे काम खत्म करके घर लौट रहा होता है और इसी बात की जानकारी वह कॉल करके अपने भाई और पत्नी प्रगति को भी दे देता है। जहां एक तरफ दिलीप के घर वाले उसके लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में 2 गांव वालों को एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा दिखाई देता है। वे उसे मरा हुआ समझकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और बाकी गांव वालों को इकट्ठा करके वापस उसी जगह लेकर आते हैं। उस आदमी की बुरी हालत देखकर गांव वाले तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस फौरन एम्बुलेंस के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है। मेडिकल स्टाफ जब घायल व्यक्ति की जांच करता है तो पता चलता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। इसलिए बिना कोई देरी किए वे उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। पुलिस जैसे ही इस मामले की तहकीकात शुरू करती है, उसी समय उस घायल व्यक्ति की जेब में रखा फोन बजने लगता है। पुलिस जब फोन रिसीव करती है तो कॉल के उस तरफ कोई और नहीं बल्कि दिलीप के परिवार वाले होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि दिलीप अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है, घर में कोहराम मच जाता है। सभी परिजन भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और जैसे ही दिलीप की हालत देखते हैं, वहां रोना पिटना शुरू हो जाता है। तभी डॉक्टर पुलिस को जानकारी देते हैं कि किसी ने दिलीप के सिर पर गहरे वार किए हैं और उसे गोली भी मारी गई है। शुरुआत में पुलिस इसे एक एक्सीडेंटल केस मान रही थी, लेकिन सिर में गोली मिलने से यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। यानी पहले दिलीप को बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे गोली मार दी गई। इसी कारण जब पुलिस दिलीप के परिवार से पूछती है कि क्या दिलीप की किसी से दुश्मनी थी, तो वे साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना था कि दिलीप बहुत सीधा और शांत स्वभाव का था। वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, न उसका किसी से झगड़ा था न कोई विवाद। खुद को किसी तरह संभालते हुए दिलीप का परिवार इस मामले की जांच के लिए FIR दर्ज करवाता है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है, लेकिन दिलीप की हालत इतनी गंभीर थी कि सिर्फ 2 दिन बाद यानी 21 मार्च 2025 को वह जिंदगी की जंग हार जाता है। 15 दिन पहले जिस घर में शहनाइयाँ बज रही थीं, आज उसी घर में चारों तरफ चीख पुकार और मातम पसरा हुआ था। दिलीप का परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। सभी को अपने जवान बेटे के खोने का गहरा दुख था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें चिंता सता रही थी अपनी नईनबेली बहू प्रगति की, जिसकी दुनिया शादी के महज 16 दिन बाद ही उजड़ चुकी थी। मात्र 20 साल की उम्र में विधवा हुई प्रगति का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जिस दिलीप के साथ उसने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थीं, उसके साथ वह ठीक से कुछ दिन भी नहीं बिता पाई थी। दिलीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी थी और उसे जिस बेरहमी से मारा गया था, उसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए थे। जांच में यह तो साफ हो गया था कि दिलीप पर हमला बेला और दिव्यापुर के बीच में हुआ था। इसी सुराग को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र का सहारा लिया। ऑपरेशन
ऑपरेशन त्रिनेत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक विशेष अभियान है, जिसके तहत राज्य भर के क्राइम हॉटस्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स और हाईवेज पर हजारों सीसीटीवी कैमरे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर लगाए गए हैं। ये सभी कैमरे कंट्रोल रूम से सीधे जुड़े हुए होते हैं। पुलिस ने इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उस रूट की जांच शुरू की जिस पर दिलीप बेला से अपने घर लौट रहा था। साथ ही दिलीप के अपने भाई से आखिरी बार की गई कॉल की टाइमिंग के आसपास की सभी फुटेज भी खंगाली गयी। जैसे ही पुलिस पलिया गांव की ओर जाने वाली सड़क पर लगे एक कैमरे की फुटेज चेक करती है, उसमें दिलीप बाइक पर 2 अन्य लोगों के साथ जाते हुए नजर आता है। सवाल यह उठता है कि आखिर ये 2 लोग कौन थे। जब पुलिस उनकी पहचान करना शुरू करती है तो जो जानकारी सामने आती है वह बेहद चौंकाने वाली होती है। दिलीप को बाइक पर बिठाकर ले जा रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर रामजी नागर था, जो पहले से ही कई संगीन अपराधों के चलते जेल जा चुका था और फिलहाल बेल पर बाहर घूम रहा था। दिलीप जैसे सीधे साधे युवक के साथ इस तरह के खतरनाक मुजरिम का दिखाई देना पुलिस के लिए एक बड़ा अलार्मिंग सिग्नल था। इसलिए बिना कोई वक्त गवाए पुलिस की एक टीम रामजी नागर की तलाश में जुट जाती है और उसे पकड़कर उससे गहन पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो रामजी नागर कुछ भी नहीं कबूलता, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद उसने बताया कि दिलीप के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट अनुराग यादव नाम के शख्स ने दिया था। दिलीप के परिवार को इस नाम के किसी भी शख्स का पता नहीं था और जब पुलिस ने इस बारे में उनसे पूछा तो वे भी हैरान रह गए। पुलिस ने इस अनुराग यादव की तलाश शुरू की और हिस्ट्री शीटर रामजी नागर की निशानदेही पर उसे पकड़ लिया। लेकिन यह केस इतना आसान नहीं था। अनुराग यादव के गिरफ्तारी के बाद पुलिस की एक टीम दिलीप के घर पहुंची, जहां मातम का माहौल था और परिवार के साथ साथ गांव वाले भी इकट्ठे थे। पुलिस अधिकारी ने दिलीप की पत्नी प्रगति को बुलाकर उससे पूछताछ शुरू की। परिवार को लगा कि प्रगति से केस की जानकारी लेने के लिए सवाल किए जा रहे होंगे, लेकिन अचानक पुलिस टीम के साथ आई लेडी कांस्टेबल्स ने प्रगति का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगी। यह देखकर परिवार और गांव वाले भड़क गए। वे गुस्से में पुलिस का रास्ता रोककर पूछने लगे कि आखिर उनकी बहू को ऐसे कैसे उठाकर ले जाया जा रहा है। जब पुलिस ने इसका कारण बताया तो वहां मौजूद सभी के लिए यह सुनना बेहद कठिन था। पुलिस ने खुलासा किया कि दिलीप की हत्या की साजिश में उनके ही घर की बहू और दिलीप की पत्नी प्रगति का हाथ था। पहले घर के छोटे बेटे की मौत और अब दिलीप की हत्या, यह सारी घटनाएं एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं। में उनकी बहू का ही हाथ होना सुनते ही पूरे परिवार की जिंदगी में भूचाल आ गया। सभी के लिए यह समझ से परे था कि जिस दिलीप से प्रगति 3 साल से रिलेशनशिप में थी और जिसके लिए उसने अपनी मर्जी से सभी की जिद के बावजूद मात्र 15 दिन पहले शादी की थी, आखिर उसी ने दिलीप को मौत के घाट उतार दिया। प्रगति के इस खूनी खेल की वजह जो सामने आने वाली थी वह दिखाएगी कि कैसे आज के इस दौर में प्यार को इंसानी रूपी इन हैवानों ने अपने लालच के लिए सिर्फ एक खेल बना दिया है। इस केस को पूरी तरह समझने के लिए हमें साल 2020 में वापस जाना होगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई। साल 2020 में फफूंद की रहने वाली प्रगति के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अनुराग यादव रहता था। 29 साल का अनुराग झिंझक से BSc करने के बाद गांव में ही रहने लगा था। उसके पास कोई स्थिर काम धंधा नहीं था, लेकिन वह अपनी झूठी शान भरी जिंदगी का बड़ा दिखावा करता था। ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनना, महंगी गाड़ियों से गांव में घूमना, फ्लाइट से ट्रैवल करना और महंगे होटल में ठहरना। अनुराग ऐसी जिंदगी का प्रदर्शन करके पूरे गांव में अपना रुबाब जमाता था और यह सब वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे से करता था क्योंकि असलियत में तो उसके पास खुद की एक बाइक तक नहीं थी। असल में वह अपना खर्च चलाने के लिए ट्रैक्टर भी चलाता था। अनुराग की इसी झूठी रहन सहन को देखकर प्रगति उससे आकर्षित होने लगी थी। दोनों के घर भले ही आसपास थे, लेकिन दोनों परिवारों के बीच काफी दूरियां थीं। जमीन के विवाद के चलते दोनों परिवारों के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे और मामला पुलिस तक पहुंचा था। यही वजह थी कि दोनों परिवारों के बीच कई पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही थी। इन विवादों के चलते प्रगति सरेआम अनुराग से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन उसे देखा जरूर करती थी। वहीं अनुराग भी प्रगति को पसंद करता था। एक दिन जब प्रगति जानवरों का चारा देने गई तो अनुराग ने मौका पाकर एक चिट पर अपना नंबर लिखकर प्रगति को पकड़ा दिया और उसे
से फोन करने को कहा। अब प्रगति के पास खुद का कोई फोन नहीं था, इसलिए वह घर वालों के सो जाने के बाद अपने पिता के फोन से अनुराग को कॉल करती और उससे बात करती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फोन पर शुरू हुई बातें मुलाकातों में तब्दील होने लगी। प्रगति की मौसी का घर औरैया शहर के पास था, जहां वह अपनी मां के साथ अक्सर जाया करती थी। वह मौसी के घर से साईं मंदिर जाने के बहाने निकलती और अनुराग को मिलने के लिए बुला लेती। फिर दोनों इसी होटल में हर बार मिलते थे। दोनों के बीच शुरू हुई आशिकी इस कदर बढ़ गई कि प्रगति के कहने पर अनुराग ने अपना असली नाम मनोज नारायण से बदलकर अनुराग यादव रख लिया था। शुरुआत में तो प्रगति और अनुराग के इस रिश्ते के बारे में उनके घर वालों को कोई भनक नहीं लगी, लेकिन ज्यादा दिन तक यह सच छुप नहीं पाया और यह बात दोनों घरों तक पहुंच गई। प्रगति के घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रगति अनुराग से ही शादी करना चाहती थी। इसी वजह से प्रगति का आए दिन अपने घर वालों से झगड़ा होता रहता था। करने की सनक उसके अंदर इस कदर बढ़ चुकी थी कि सबको डराने के लिए उसने अपनी नस तक काट ली थी। अनुराग जिस हाई फाई लाइफस्टाइल के सपने प्रगति को दिखा रहा था, वह उन्हीं को सच मान बैठी थी और उसे लगता था कि अनुराग के साथ उसकी जिंदगी एक परियों की कहानी जैसी होगी। लेकिन यही सिर्फ उसके बड़े सपनों की वजह नहीं थी। प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में एक करोड़पति घराने में हो गई थी। वह अपनी बहन को अच्छी जिंदगी और सारे शौक पूरे करते देखती थी। अपनी बहन की अच्छी जिंदगी को देखकर और अनुराग की बातों में आकर वह भी शानो शौकत से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन प्रगति यह भी जानती थी कि फैमिली डिस्प्यूट के चलते अनुराग से उसकी शादी नहीं हो पाएगी और अगर हो भी जाएगी तो यह अनुराग उसे वह जिंदगी नहीं दे पाएगा जो वह जीना चाहती थी, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था। प्रगति के सपने बड़े थे और वह उन्हें असल में जीना चाहती थी। लेकिन अब प्रगति अनुराग के दिमाग में एक ऐसी हैवानियत का बीज बोने वाली थी जिससे उसके लालची इरादे पूरे हो सकते थे। कराने रामजी नागर दुर्लभ और शिवम को उस लोकेशन तक लेकर गया और उनकी पहचान कराने के बाद खुद वहां से वापस लौट आया। इसके बाद ये तीनों दिलीप का पीछा करना शुरू करते हैं, जो इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। दिलीप का पीछा करते करते वे उसे एक सुनसान जगह पर हाइड्रा रुकवाते हैं और मदद मांगने का नाटक करते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है, इसलिए उन्हें उसकी मदद चाहिए। दिलीप उनकी असलियत से अनजान उनकी कार की लोकेशन दिखाने के बहाने मान जाता है ताकि वह उनकी मदद कर सके। इतनी आसानी से दिलीप को मानता देख रामजी नागर अपने और दुर्लभ के बीच उसे अपाचे बाइक पर बिठा लेता है और लोकेशन दिखाने के बहाने उसे पलिया गांव के गेहूं के खेत में ले जाता है। वहीं रामजी नागर का दोस्त शिवम दूसरी बाइक से उस लोकेशन पर पहुंचता है। दिलीप उस खेत में चारों तरफ नजर फेरता है, लेकिन उसे वह कार नहीं दिखती जिसके लिए उसे लाया गया था। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही वे तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। पहले वे उसे मार पीटते हैं, फिर बंदूक की बट से उसके सिर पर कई वार करते हैं। इसी गर्मागर्मी में दुर्लभ गुस्से में आकर देसी कट्टे से दिलीप के सिर के पीछे गोली मार देता है। सभी को लगता है कि दिलीप मर चुका है, इसलिए वे उसकी बॉडी को गेहूं के खेत में ही छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन दिलीप सर पर लगी उस गोली से मरता नहीं है, क्योंकि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि सर पर गोली लगने से हर बार तुरंत मौत हो जाती है, असलियत में यह हकीकत से कोसों दूर है। इंस्टेंट मौत के लिए ब्रेन स्टेम या ब्रेन टिश्यूज का बुरी तरह डैमेज होना जरूरी होता है। इस केस में दिलीप को जिस गट्टे से मारा गया था उसमें 315 बोर की गोली का इस्तेमाल हुआ था, जो लीथल जरूर होती है, लेकिन उसमें मिलिट्री ग्रेड वेपन्स जैसी प्रिसिजन और पावर नहीं होती। हिस्टोरिक केस जैसे अमेरिकन रेलवे वर्कर फिनियस गेज केस को देखा जाए तो उसके स्कल में 3 फुट लंबा आयरन रोड घुस गया था और ट्रीटमेंट के बाद वह 12 साल तक जिंदा रहा। इसलिए 315 बोर की बुलेट से दिलीप की तुरंत मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत का कारण उसके सिर में लगी चोटें थीं, जिनकी वजह से उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया था और इसी हमले में उसका ब्रेन डैमेज भी हो गया था। इसके बाद 2 दिन तक अस्पताल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते उसकी जान चली गई। प्रगति और अनुराग के हिसाब से उन लोगों ने प्लान को बहुत होशियारी से अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वे लोग एक एक कर पकड़ लिए गए और उनकी साजिश से पर्दा उठ गया। रामजी, प्रगति और अनुराग के गिरफ्तार होने की खबर फैलते
ही दुर्लभ और शिवम यादव फरार हो गए थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए दोनों पर 25 से 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कई जगहों पर चेक पॉइंट्स भी बना दिए थे। आखिरकार 27 मार्च 2025 की रात शहबाजपुर बम्बा एरिया में बने पुलिस चेक पोस्ट को जब दुर्लभ और शिवम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें पहचान लेती है। इसके बाद वे वहां से भागने लगते हैं। पुलिस जब उनका पीछा करती है तो दोनों पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस दोनों के पैरों में गोली मार उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाती है। पुलिस को इनके पास से 2 पिस्टल्स, लाइव कार्ट्रिज, 1 बाइक, 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड और 3,000 रुपए बरामद हुए। फिलहाल इन पांचों पर आईपीसी के सेक्शन 302 यानी मर्डर का पनिशमेंट, सेक्शन 120 बी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 35 की धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें अगर अपराध साबित होता है तो इन सबको फांसी या उम्र कैद हो सकती है। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, असल में क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यह केस यह भी दिखाता है कि कैसे हमारा कानून संगीन जुर्म में सजा काट रहे अपराधियों को बेल दे देता है, जिसके बाद वे बाहर आते ही फिर से जान ले लेते हैं। शायद इसी सिस्टम की वजह से आज समाज में अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि इस देश में तो आप मर्डर करने के बाद भी बेल पर बाहर आ सकते हो। प्रगति और अनुराग ने जिस तरह से यह अपराध किया वह इस कदर था जैसे दोनों को कानून का कोई डर ही न हो। असल में प्रगति ने कभी अनुराग से सच्चा प्यार नहीं किया था, बल्कि उसे प्यार था उस दिखावे भरी जिंदगी से, जिसे देखकर वह अनुराग से आकर्षित हुई थी और उन्हीं झूठे सपनों की दुनिया को असलियत में जीना चाहती थी। इसमें अनुराग भी कम गुनहगार नहीं था, क्योंकि वह ऐसा शख्स था जो बिना मेहनत के आराम वाली जिंदगी चाहता था और बस दूसरों के पैसों पर जीता था। इसी झूठी जिंदगी को जीने के लालच में प्रगति ने पहले दिलीप जैसे सीधे साधे लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर इस प्यार के खेल को पूरे 3 साल तक खेला। दिलीप इसे सच्चा प्यार समझता था और उससे शादी करने के लिए अपने परिवार से लड़ने को भी तैयार हो गया, लेकिन प्रगति दिलीप की दौलत के लालच में प्रगति इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह सही और गलत का फर्क भूल चुकी थी। उसे इतना भी ख्याल नहीं आया कि वह अपनी बहन के घर को ही बर्बाद कर रही है और अपनी बहन की जिंदगी भी नर्क बना रही है। आखिर में इस केस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब मोहब्बत के नाम पर लालच पैदा होता है तो सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। कहते हैं ना कि प्यार अगर सौदा बन जाए तो रिश्तों का बाजार लग जाता है। फिर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।